फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विनीत ने रंजन से कहा, अब तुझे कभी किसी लड़की या औरत से मिलने पर डर नहीं लगेगा और ये मेरा तेरे से वादा है। अब आगे विनीत रंजन के साथ जब अपने घर पहुंचा तो रोशनी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर विनीत और रंजन का स्वागत किया और बोली, आप लोग पहले फ्रेश हो ले, तब तक मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। अरे नहीं यार, पहले सिर्फ एक चाय पिला दो, फिर नाश्ता पानी आराम से करेंगे, विनीत ने कहा। जी ठीक है, आप लोग आराम से बैठिए, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, रोशनी ने कहा और किचन में चली गई। विनीत ने रंजन को बाथरूम दिखाते हुए कहा, चाय आने से पहले तू फटाफट फ्रेश हो ले और तब तक मैं जरा कृतिका से मिलकर आता हूँ। ओके ओके, विनीत सीधे कृतिका से मिलने गया, पर वो इस समय पूजा कर रही थी। तब वो सीधे किचन में रोशनी के पास चला गया। रोशनी ने विनीत से पूछा, गांव में सब ठीक तो है ना? हाँ यार, सब ठीक है वहाँ, और आज से तेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत होनी है, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में कोई भी तुझे रोकने टोकने वाला न होगा। तेरे भाई ने लिखकर दे दिया है और अब उससे तेरा कोई वास्ता नहीं। तू बालिक है और अपनी मर्जी की मालिक है, तो कुछ भी कर सकती है और अब कभी भी तेरे किसी काम में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि उसने तो तेरे से रिश्ता ही तोड़ लिया है, भाई बहन का रिश्ता। और एक तरह से बहुत अच्छा हुआ तेरे लिए, क्योंकि अब तो अपने भाई के कलंकित संबंध से भी पूरी तरह आजाद है। ओ थैंक्स, रोशनी ने कहा और खुश होकर वो विनीत के गले लग गई। एक और भी बहुत खुशी की खबर है रोशनी, और वो ये खबर है, रंजन की मदद से आज वो बदमाश करीम भी जेल में है, जिसने गांव की भोली भाली 8 लड़कियों को और उनके अतिरिक्त और भी न जाने कितनी मासूम लड़कियों का सौदा कर उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था। वो करीम जो मेरी जान से प्यारी रोशनी का भी सौदा करना चाहता था और उसे भी नरक की भट्टी में जिंदा झोंकना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, मेरी जिंदगी को उन गंदे हाथों से बचाने के लिए, मुझे बिकने से बचाने के लिए और इस मुरझाई हुई कली को फिर से खिलाने के लिए। आप रंजन को भी मेरी तरफ से शुक्रिया जरूर बोल देना, क्योंकि ऐसे महान लोग ही वंदनीय और पूजनीय होते हैं। सही कहा तुमने, पर मैं क्यों, तुम रंजन से खुद मिलकर उसे शुक्रिया कहो तो ज्यादा उचित होगा, विनीत ने कहा। जरूर, अगर मौका मिला तो मैं जरूर ऐसे महान इंसान के दर्शन करना चाहूंगी और उन्हें शुक्रिया भी कहूंगी। तो ठीक है, रंजन बैठक में ही है, ये चाय उन्हें दे आओ और शुक्रिया भी उन्हें बोल देना। बाकी दर्शन तो अभी थोड़ी देर पहले तुमने कर ही लिए हैं। मतलब ये, इस समय मेरे साथ मेरा प्यारा दोस्त रंजन ही है, जो बैठक में फिलहाल एक कप चाय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? रोशनी ने चाय की केतली में थोड़ा और दूध और चाय की पत्ती डालते हुए कहा। अच्छा जी, मतलब रंजन के लिए स्पेशल अतिरिक्त दूध वाली चाय और मेरे लिए? ना, आगे कुछ ना बोलना, आपसे बढ़कर प्रिय तो मेरा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, और इसीलिए आपके सबसे अच्छे मित्र रंजन को एक बढ़िया चाय मिलने पर मेरे से ज्यादा खुशी आपको होगी। ये बात भी मेरे को मालूम है, क्योंकि आपके घर का उसूल तो आपने ही मुझे सिखाया है, अतिथि देवो भव। सही कहा रोशनी तुमने, और वैसे भी बहुत मुश्किल से मैं रंजन को अपने साथ यहाँ लाया हूँ, इसलिए उसे कोई तकलीफ का आभास न होने देना और अच्छे से उसकी खातिरदारी करना। अब तुम ये चाय उन्हें दे आओ, थोड़ी देर बैठो उसके साथ में, कुछ बातें करो और तब तक मैं भी जरा फ्रेश हो लूं। इतना कहकर विनीत चाय पीते हुए बाथरूम चला गया और रोशनी एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली गई, जहाँ रंजन चाय के इंतजार में बैठा था। वो गर्मा गर्म चाय, कब से इंतजार कर रहा था इस चाय का। रोशनी के हाथ से चाय का कप लेते हुए रंजन ने कहा, देरी के लिए क्षमा, दरअसल रोशनी के शब्द गले में ही अटक गए। नहीं, इस तरह तो पराये लोगों से बात की जाती है और मेरी आदत है, मैं ऐसे लोगों से बात बहुत कम करता हूँ जो मुझे पराया समझते हैं। चाय पानी में थोड़ी देरी हो जाए, खाने पीने में कुछ कमी रह जाए, घर की सफाई समय से न हो पाए या कभी टीवी आदि देखने में कोई जरूरी काम छूट जाए, ये सब इंसान की डेली लाइफ में चलता है। इसमें न बुरा मानने की जरूरत है और न ही सॉरी कहने की। जी, ये तो सही कहा आपने, शायद मेरे से ही भूल हो गई।
पर मेरा मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। इट्स ओके। वैसे एक सच ये भी है कि कोई भी लड़की किसी पराई इंसान से इतनी आसानी से कैसे घुल मिल सकती है ना? रंजन ने कहा। मगर आप पराए कहाँ हैं? आपने हमारे गांव की कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बचाकर कितना अच्छा काम किया है। किसी दूसरे की भलाई के लिए आज के जमाने में इतना कुछ भला कौन करता है? अरे नहीं रोशनी जी, ये तो हमारी ड्यूटी है और इसी बात का सरकार हमें वेतन देती है। रंजन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ड्यूटी निभाना अलग बात है रंजन जी, और मानवीयता निभाना दूसरी बात है। आप में मानवीयता है और आप दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मैं तो आपकी फैन हो गई। रोशनी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे वाह, जिंदगी में पहली बार कोई मेरा फैन हुआ है। शायद ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, पर मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तव में आपकी फैन हूँ, क्योंकि आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। सो लविंग यू आर। ओ, क्या बात कह दी आपने। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में भागदौड़ और काम के सिवा और कुछ है ही नहीं, पर आपसे मिलकर आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे सच कहूँ तो आप भी बहुत अच्छी और आपकी बातें भी दिल को मोह लेने वाली हैं, और सुंदरता में तो आपका जवाब नहीं। जी धन्यवाद। वैसे इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ मैं जितनी कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। कोई लड़की अपनी सुंदरता खुद कैसे देख सकती है? उसके लिए तो किसी पारखी नजर चाहिए। जैसे मेरे दोस्त विनीत ने तुम्हारी सुंदरता को पहचाना और इसीलिए तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया। वे बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आप भी बहुत अच्छे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अच्छा है इसलिए मैं भी अच्छा हूँ? वो इस तरह कि अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग ही होते हैं, इसलिए आप भी अच्छे हैं क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जब हंसती हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल परियों के जैसी। पर मैं क्या जानूं कि परियां कैसी होती हैं? मैंने क्या किसी परी को कभी देखा है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि परियां कैसे होती हैं। लेकिन फिलहाल तो बस इतना तुम समझ लो कि तुम्हारी नजर में जो लड़की सबसे खूबसूरत हो, समझ लो कि तुम भी उतनी ही खूबसूरत हो, बल्कि उससे भी ज्यादा। मेरी आंखों से तो फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां सबसे खूबसूरत होती है। मतलब मुंबई की लड़कियां जैसे सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण। लेकिन तुम दीपिका और सोनाक्षी से भी ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि उनकी सुंदरता में तो वो ताजगी और मासूमियत नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। रंजन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जी शुक्रिया। रोशनी सिर्फ इतना ही कह पाई और उसकी नजरें झुक गई। रंजन अचानक उसके बहुत करीब आ गया और उससे बोला, मुझे नहीं मालूम रोशनी कि मैं गलत हूँ या सही, पर तुम्हें देखकर आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ और मेरा तुमसे कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है। पर रोशनी, मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जबकि ये सच है, मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा है। जी, मेरी जिंदगी की डोर सिर्फ विनीत के हाथ में है, क्योंकि अब सिर्फ वो ही मेरे सब कुछ है, मेरे गॉड फादर है वो। रोशनी ने कहा। तुम्हारे लिए वो गॉड फादर होगा, पर मेरा दोस्त है और एक दोस्त दूसरे दोस्त की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। पर मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्जी जाननी है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इतना कहकर रंजन उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतने करीब कि उसकी सांसें रोशनी की सांसों से घुलने लगी। तभी रोशनी का आंचल उसके कंधे से सरक गया, लेकिन रोशनी को मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और तब रंजन ने उसे बाहुपाश में ले लिया। रोशनी रंजन की बाहों में थी, तभी अचानक विनीत आ गया और उन्हें एक दूसरे की बाहों में देख मुस्कुराते हुए बोला, अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर एक नजर में ही इतना लाइक करने लगे हो तुम दोनों एक दूसरे को, तो नो प्रॉब्लम, किस्सा आगे बढ़ने दो और जो होता है हो जाने दो, क्योंकि अंतिम मुकाम तो शादी ही है और यहाँ तुम दोनों की शादी में व्यवधान उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे तो इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं है और कृतिका को भी खुशी होगी इस रिश्ते से। रोशनी विनीत को देखते ही रंजन से अलग हो गई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, यह प्यार का मामला कुछ ऐसा ही होता है कि इसमें कोई बात छुप नहीं सकती और अगर कोई जुबान से कुछ न बोले
तब भी उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तू तो जानता है ना कि मेरे को प्यार और शादी से एलर्जी है। पर ये भी सच है, तेरी रोशनी में रियली एक अजीब सा आकर्षण है, और इसीलिए जब मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। विनीत बोला, जो मुकद्दर में लिखा है वो तो होना ही है दोस्त, इसलिए शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। और ये कहते हुए उसने रोशनी का हाथ रंजन के हाथ में दे दिया और रोशनी से बोला, रोशनी, रंजन एक बहुत अच्छा लड़का है और मेरी तरफ से तुम दोनों के प्यार को हरी झंडी है। आखिर कभी ना कभी तो तेरी शादी होनी ही है और तब तुम मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन अगर रंजन जैसा भाई तेरा पति होगा तो दूर होकर भी तो हमेशा हमारे पास रहेगी, क्योंकि रंजन और मैं हम दो नहीं बल्कि एक ही हैं। इतने में कृतिका भी उनके बीच आ गई और उसने भी अपनी ओर से इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और सबका मुंह मीठा कराया। ये सब अचानक देख रोशनी बोली, माँ आप ये क्या कर रही हैं? इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो 2-4 दिन ही हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए और अभी से आप मुझे अपने से जुदा करने का सोचने लगी। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। कृतिका ने कहा, बेटी, हर लड़की को एक न एक दिन जाना तो पड़ता ही है अपने ससुराल, लेकिन अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से और किस्मत से मिलते हैं, और जब अच्छे रिश्ते सामने हो तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब वक्त बदल जाए ये कोई नहीं जानता। शुभ घड़ी पल भर की होती है, पल भर में ही किसी की जिंदगी संवर जाती है और पल भर में ही किसी की जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है। इसलिए खूबसूरत पल को हमेशा कैद कर लेना चाहिए और बुरे वक्त को जितना टालने की कोशिश हो उतना टालना चाहिए, तभी इंसान जिंदगी में खुशहाल रह सकता है। आप ठीक कहती हैं माँ जी, रंजन ने कहा, लेकिन माँ जी, मेरे पास ना घर है और ना मेरा कोई ठिकाना है। मैं तो किराए के भवन में रहता हूँ और अक्सर सरकारी गेस्ट हाउस में रहता हूँ। कोई मुस्तिल ठिकाना मेरा नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसलिए मैं तो यह चाहूंगा कि रोशनी हमेशा आपके साथ ही रहे, या फिर एक कमरा आप हमें यहीं किराए पर दे दें, तो रोशनी भी खुश रहेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी, क्योंकि तब आप लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसे परायेपन का एहसास भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।